हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर थ्री रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, और ये क्लास 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी का चैप्टर है और जिसमें हम इसको डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और जो आपके फ्रेंड लोग हैं उनको भी इसका प्रॉफिट हो सके। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ही होता है कि रिप्रोडक्टिव संबंधी हेल्थ रहना। ओके, जैसे कि रिप्रोडक्शन क्या है भाई, जब हम मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम को लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्टिव संबंधी कौन कौन सी डिसीज होती हैं, तो उनको डिसीज से हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, मतलब हेल्दी रहना है। तो कौन कौन सी हेल्थ है तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब रिप्रोडक्शन रिलेटेड बीमारी को देखना है। तो सबसे पहले था इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब ये कि हमको फिजिकल, इमोशनल और सोशल एंड बिहेवियर, ये हर तरीके से हमको क्या करना है भाई, सुरक्षित रहना है, प्रोटेक्ट करना अपने आप को ताकि बीमारी ना हो। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही कह सकते हैं, है ना। या फिर यही हेल्थ की डेफिनेशन है ना, यही हेल्थ की डेफिनेशन है कि सपोज दैट एक कोई ये पर्सन है और अगर यह है फिजिकल फिट है, इमोशनली भी फिट है, सोशली भी फिट है और बिहेवियरली वाइज फिट है, तो ये चारों तरह से फिट हो सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, हेल्थी बोलेंगे। मतलब हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज बट इट ऑल्सो फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर, दैट ऑल एस्पेक्ट आर कंसिडर्ड ऑफ हेल्दी पर्सन। ओके, एंड नेक्स्ट स्टार्ट ऑफ प्रॉब्लम एंड स्टडीज। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम और इससे संबंधित जो स्टडीज है इसको भी देखने वाले हैं। तो देखो, इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले तो आता है हमारा क्या, आरसीएच कहे तो इसको, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आरसीएच के अकॉर्डिंग कि बताओ आरसीएच का फुल फॉर्म बताओ, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो आरसीएच के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम कुछ बातें देखते हैं, तो यही बातें हमको देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो, इंडिया की बात करें तो इंडिया, है ना, India was the most first country in the world to initiate action plan to attain reproductive health such as a family planning in program 1951। क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना। मैं आपको क्या करूँगा, क्वेश्चन ही बताता रहूँगा कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं ना। तो 1951 ये क्वेश्चन ध्यान रखना। फैमिली प्लानिंग कब शुरुआत हुई, तो 1951 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, तो इसके अकॉर्डिंग हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हमको देखना है। तो आरसीएच ने बताया कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग किस केस में, कि सपोज दैट कोई प्रेग्नेंट फीमेल है ना, और आफ्टर पार्चुरेशन जो प्रेगनेंसी हुई है, डिलीवरी हुई है, तो उसके बाद जो उसका बेबी रहेगा तो उसको प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए, मतलब 2 to 3 ईयर तक। अगर इसके पहले उसका ब्रेस्ट फीडिंग हम नहीं करवाते हैं तो उसकी वजह से बच्चे को क्वासियोरकार और मैरास्मस जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है ना। तो फिर क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड अबाउट द केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए भाई, अवेयरनेस लाना चाहिए। सपोज दैट जैसे कि कोई ये फीमेल है ना, और ये प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंटी के बिफोर एंड प्रेगनेंसी के आफ्टर दोनों ही कंडीशन में हमको इसको केयर करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले केयर करेंगे तो जो बेबी रहेगा ये भी क्या हो जाएगा भाई, अच्छा होगा, एंड आफ्टर करेंगे तो भी बेबी पर ही इफेक्ट आएगा इससे ना। तो दोनों कंडीशन में हमको इसकी केयर करना चाहिए। फिर डिस्कोर्सिंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीव इन मिथ एंड हैविंग मिसकॉन्सेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, मतलब जो सेक्स संबंधी जितनी भी समस्याएं आती है, जो इसकी मिथ है ना, तो उनको हमको अवॉइड करना चाहिए, है ना। कि देखो ऐसा मिथ भी चलता था पहले कि सपोज दैट ये टिंकू है और ये आपकी क्या है, टिंकी है ना। तो पता चला इस टिंकू ने टिंकी को छू लिया, है ना, तो लोग बोलते कि अब जो टिंकी रहती है प्रेग्नेंट हो गई। तो ये मिथ ही तो है ना। जैसे एक और मिथ अगर हम बात करें, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है। अब टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे बच्चे, इनका ये मानना होता है कि जो बेबी है, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब में बेबी होना है, तो ये भी क्या है, मिथ है। जबकि ऐसा नहीं हो, तभी आगे अपन देखेंगे। फिर क्या है, रोल ऑफ एनजीओ। हाँ, जो एनजीओ है तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी आरसीएच की हेल्प करता है।
तो ये नॉन गवर्नमेंटल और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो ये क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया या फिर क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ द रिगार्डिंग सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। तो ये भी क्या करते हैं भाई, जैसे कि सपोज दैट HIV है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है ना, ये क्या करता है, एड्स बीमारी फैलाता है। तो ये भी जगह जगह कैंप लगाते हैं और इसके मीडियम से लोगों को जागरूक करते हैं कि हमको क्या लेना है, प्रोडक्टिव सेक्स करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, है ना। तो ये सारा बताते हैं। बेनिफिट ऑफ द फैमिली विथ स्मॉल साइज, है ना, तो छोटी जो फैमिली रहती है तो इनका कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट है, इसलिए हम बोलते हैं हम दो हमारे दो, मतलब वी डू एंड आवर डू। ओके, हम दो हमारे दो, ये आपका स्लोगन होना चाहिए। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। हाँ, बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है कि भाई बच्चों को प्रॉपरली हम सेक्स एजुकेशन नहीं देते हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं उनको डेफिशिएंसी रह जाती है इस एजुकेशन की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, ताकि हमको ये देखो, क्योंकि जो बच्चे रहते हैं टीनेजर्स एज में रहते हैं, मतलब 12 to 18, तो इस एज में हार्मोन सीक्रेशन होता है, तो उनके अंदर चेंजेस आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको मेल के बारे में और फीमेल के बारे में होने वाले चेंजेस को बताना चाहिए कि मेल में कौन सा हार्मोन्स निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, फीमेल में कौन सा हार्मोन्स निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है, इसके रिगार्डिंग कौन कौन से चेंजेस आते हैं। ये जितने भी मेल के कैरेक्टर लाता है तो कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लाता है, फीमेल के कैरेक्टर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लाते हैं, जैसे कि फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आकर होना, है ना, यहाँ पर पेनिस का एनलार्जमेंट होना, और जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये एजुकेशन स्कूल में एक प्रकार से प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन अधिकतर स्कूल में ऐसा नहीं होता है ना। फिर बेनिफिट ऑफ द मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, है ना, अगर हम बात करें कि चाइल्ड को हमको इम्यूनाइजेशन देना चाहिए, वैक्सीनेशन उसका कराना चाहिए, ताकि जैसे कि सपोज यदि चाइल्ड हुआ तो उसका 3 मंथ का वैक्सीन लगता है, 6 मंथ का वैक्सीन लगता है, तो इनको हमको टाइम टाइम पर लगाना चाहिए, ताकि जो हमारा बच्चा है ये हेल्दी हो सके। एजुकेशन पीपल हैव अबाउट द बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, है ना, तो बर्थ कंट्रोल ऑप्शन को भी हमको टेक करना चाहिए। जैसे जो एजुकेट पर्सन है और उनकी शादी हो गई है, लेकिन वो 4-5 वर्ष अभी बच्चे को प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, तो भैया उनको इन ऑप्शन को क्या करना चाहिए, टेक करना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द एंड मेल एंड फीमेल चाइल्ड। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सपोज दैट हमारे यहाँ पर लड़का हुआ या लड़की हुई, तो हम लड़की को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को हमको इक्वल प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि दोनों का ही समान अधिकार है ना। तो ये फिर अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल इविल लाइक सेक्स अबाउजेस एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, जैसे कि रेप की बात करें, है ना, सेक्स अबाउजेस, तो ये जितने भी संबंधी ये क्राइम होते हैं तो इनको हमको क्या करना चाहिए, जो लोग बाग होते हैं ये किस तरीके से ये बच्चों की या बुरी हरकत करते हैं उनके साथ, तो हमको इनके बारे में अवेयरनेस कराना चाहिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहिए कि हमको टाइम पर घर आना चाहिए, है ना, क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे रहते हैं वो हमारे प्रति बुरा सोचते हैं। तो इस तरह की घटना ना घटे, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अपने सोशल इवेंट्स में होने जो घटनाएं उनको बताना चाहिए। या फिर इसके लिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि साउथ वेस्ट ऑफ साउदर्न इंडिया जाता है, क्राइम्स आता है, तो इनमें भी हमको कहीं ना कहीं इनके बारे में अवेयरनेस होता रहता है। नेक्स्ट है आपका हेल्पिंग ऑफ द एडोलसेंट बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हाँ, जैसे कि सपोज कोई बेबी है, वो बच्चा है, सॉरी बेबी तो नहीं बोल सकते उसको, मतलब चाइल्ड टीनेजर स्टेज में आ गया, 13 से और 18 साल के बीच में है, तो जब वो 13 वर्ष का हुआ तो उसके बाद अब हमारे चैप्टर में दिया रहता है, तो 8th क्लास से सेक्स एजुकेशन वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो हमको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताना चाहिए, लाइक पेनिस एंड वेजाइना, एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में भी उनको एक प्रकार से एडवाइस करना चाहिए, या फिर इनसे होने वाली जो STD होती हैं तो इनको भी बताना चाहिए। सपोज दैट हम किसी जो कोई बॉयज़ है तो ये किसी फीमेल्स के कांटेक्ट में आता है, मतलब विद द कांटेक्ट ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट एंड इट्स केसेस डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज आर सफर फ्रॉम द बोथ मेल एंड फीमेल, एंड दिस कॉज आर वेरी हार्मफुल ऑफ आवर लाइफ, आवर हेल्दी लाइफ। ओके, तो हमको क्या करना चाहिए, स्टडी के बारे में बताना चाहिए, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, तो इनके बारे में हमको जानकारी देना चाहिए। तो ये RCH ने बताया, ये किसने बताया, RCH ने। तो ये इतने जितने सारे फैक्ट थे तो मैंने आपको सारे बता दिए, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। इन्होंने ये थोड़ा सा ही बताया कि 2001 की
की जो जनगणना थी उनके अनुसार आवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज अराउंड 1.7% था, है ना। लेकिन अगर हम 1900 की बात करें, है ना, तो उसमें कितना 2 बिलियन बढ़ा, है ना। वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2000 में आए तो 6 बिलियन वर्ल्ड का, लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन 1900 में कितना था, 350 मिलियन था, 350। 2000 में 1 बिलियन। और अगर हम आज की बात करें तो आज कितना हो गया, 140 करोड़। कितना, 140 करोड़। तो इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन देखो दिनों दिन बढ़ रही है ना। तो रीजन फॉर इंक्रीज पॉपुलेशन साइज, अब हम देखते हैं कि क्या कारण है कि हमारा जो पॉपुलेशन है ये बढ़ रहा, तो इसका रीजन क्या है, इसके बढ़ने का कारण क्या है, तो उसको अपन देखने वाले हैं इस टॉपिक में। देखो, सबसे पहली रीजन ये है कि जो डेथ रेट है ये घट रही है ना। मतलब ये कि मरने वाले लोगों की संख्या कम है ना, मर कम रहे हैं लेकिन बढ़ ज़्यादा रहे, तो ये कारण हो सकता है। रैपिड डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। देखो पहले क्या होता था भाई, जो माताएं रहती थी जब वो प्रेग्नेंट होती थी इनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि उनको प्रॉपरली हॉस्पिटलाइज जो फैसिलिटीज़ होती है वो नहीं मिल पाती थी, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं। तो लेकिन ये आप क्या हो रही, दिनों दिन घट रही है ना। तो घटेंगी तो इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी कि नहीं, तो ये भी इसका फैक्ट। फिर डिक्रीज इन्फेंट का, अच्छा इसके फुल फॉर्म ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ना। फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हो, MMR और IMR, बहुत इंपॉर्टेंट। MMR और IMR और MMR। IMR का R कहे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और MM का R कहे तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। फिर इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज, है ना, रिप्रोडक्टिव एज के जो पर्सन ये भी बढ़ रहे हैं। इंक्रीजिंग इन द हेल्थ फैसिलिटीज, क्योंकि हमारे इंडिया में या फिर हम जहाँ पर भी रहते हैं तो हेल्थ फैसिलिटीज पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा ये पॉपुलेशन बढ़ रहा। फिर दूसरा आता है आपका, सेकंड पॉइंट है आपका कि मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ। अब गवर्नमेंट क्या क्या उपाय करती है पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करने के लिए। तो देखो गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले तो ये मोटिवेट करती है। सर मोटिवेट किसको करेंगी, कि हमको छोटी फैमिली को रखना है ना। यूजिंग इसके लिए वो क्या करती है, बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करती है ना। नारा भी लगाती है, स्लोगन्स देती है कि हम दो हमारी दो, ऐसा नहीं कि हम दो हमारे 12, ऐसा नहीं, है ना। एडवर्टाइजमेंट करती है, पोस्टर लगवाती है। तो ये सारा ये जो हो रहा था ये मोटिवेट करने का तरीका है, ताकि हम पॉपुलेशन को क्या कर सके भाई। अब गवर्नमेंट को इसमें क्या फ़ायदा, अरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, पॉपुलेशन को रोकने के उपाय कर रही है, लेकिन हम लोग नहीं समझते उसको। फिर दूसरा, अर्बन कपल एडॉप्टिंग 1 चाइल्ड नॉर्म। जो अर्बन जो शहरी लोग होते हैं तो ये लोग तो क्या करते हैं, जैसे बॉम्बे की बात करें तो ये क्या करते हैं, बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं ना। तो ये अडॉप्ट कर लेते हैं, ये शादी तो हो जाती है लेकिन ये मतलब बच्चे को प्रोड्यूस नहीं करते, अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर स्टेशनरी राइजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज, है ना। उन्होंने ये कहा कि हमको छोटी उम्र में शादी नहीं करना। अगर हम फीमेल की बात करें तो उसके लिए लगभग उसकी एक एज होना चाहिए 18 वर्ष। अगर मेल की बात करें तो उसके लिए एज होना चाहिए 21 ईयर। इसके पहले हमको शादी नहीं करना चाहिए। फिर इनसेंसिटिव गिवन इन कपल विद अ स्मॉल फैमिली, है ना। तो ये क्या करते हैं, इनको टाइम टाइम पर कुछ बेनिफिट देते रहते हैं, है ना, बेनिफिट देते रहते हैं, है ना। जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना, है ना, और भी योजनाएं जो चलती हैं। तो ये क्यों चल रही, बोले हैं कि अगर हम 2 बच्चों को प्रोड्यूस करते तो आपको 18 वर्ष के बाद इस बच्चे की शादी पूरी गवर्नमेंट करेगी। ये तो जो ये इंस्टेंट जो आपको ये बेनिफिट मिल रहा, तो इनका कहीं ना कहीं इनका एक उद्देश्य है कि अल्टीमेटली हमको क्या करना है, पॉपुलेशन को क्या करना है भाई, कम करना है। क्योंकि पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ रही है, अगर पॉपुलेशन इसी तरीके से बढ़ जाएगी तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमको खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। ओके, तो इसको कम करने के लिए हम दिनों दिन ऐसा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, तो बर्थ कंट्रोल की बात करें बेटा तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, फीचर एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब हम देखते हैं फीचर एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। देखो कॉन्ट्रासेप्टिव कहे तो ऐसी मेथड होती है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो प्रेगनेंसी को रोकने वाली मेथड को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हो सकती हैं, है ना, और कुछ वेरियस प्रोसीजर भी हो सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रासेप्ट कहने का मीन्स ये कि प्रेगनेंसी को रोकने वाला मेथड। तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, है ना। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, इफेक्टिव होना चाहिए, है ना। रिवर्सिबल की बात करें तो एक प्रकार से ये रिवर्सिबल ना हो। ओके, और दूसरा इसका नो लीस्ट एंड साइड इफेक्ट,
होना चाहिए, बहुत कम साइड इफेक्ट होना चाहिए। अगर पहली बात तो नहीं होना चाहिए, अगर हो तो बहुत कम होना चाहिए। एंड नो इंटरफेरेंस विद द लिबिडो एंड एक्ट ऑफ द कोएटस। ऐसा नहीं कि सपोज दैट कोई जैसे ये टिंकू की बात करें, भाई ये टिंकू है ना, और ये टिंकी हो जाएगी आपकी, तो टिंकू मतलब जो टिंकी रहेगी इसके सेक्सुअल कांटेक्ट में आया और पता चला कि इसका जो लिबिडो है या लिम्बिक सिस्टम है ये काम करना बंद कर दिया, इसकी जो डिजायरनेस है, इसकी जो इमोशंस है वो क्या हो गई, फिनिश हो गई है ना, या इरेक्शन ऑफ पेनिस बोल सकते हैं, ये डिक्रीज हो गया। तो ऐसे इसमें करेक्टर नहीं होना चाहिए। तो यही उन्होंने बताया कि नो इंटरफेरेंस ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन सच एज द पेनिस, एंड इन पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, मतलब बाय द यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ टैबलेट विच आर टू सेफ ऑफ दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ओके, तो उन्होंने यही बताया, तो अपन को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है, टू प्रिंसिपल एंड मेथड एंड बर्थ कंट्रोल। तो हमको क्या करना है, इसमें हम जो मेथड है, तो बर्थ कंट्रोल की दो मेथड यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक तो नेचुरल मेथड, दूसरी क्या है आपकी आर्टिफिशियल मेथड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल मेथड। ओके, नेचुरल मेथड की बात करें तो प्रिंसिपल अवॉइडिंग फिजिकल मीटिंग ऑफ द एग एंड स्पर्म। अब देखो नेचुरल मेथड की बात करें तो नेचुरल मेथड का एक सबसे आसान तरीका ये है बेटा कि सपोज दैट ये जो एग है और ये स्पर्म है, तो जैसे एग किससे निकला, ये फीमेल से निकलेगा, मेल से क्या निकलेगा, स्पर्म। तो इनको हमको मिलने से रोकना है, इनको मिलने नहीं देना है। तो यही मेथड को हम बोलेंगे नेचुरल मेथड, है ना, ये ट्रेडिशनल मेथड हो जाएगी, है ना। तो इसमें चांस ऑफ फेलियर हाई रहते हैं, लेकिन फेलियर होने के चांस क्या रहते हैं, हाई रहते हैं। अपन भले ही सोचो कि हमको मिलने से रोक देना, लेकिन ये मिल ही जाते हैं ना, तो और मिल जाएगा तो टिंकू भी नया आपका बन जाएगा ना, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो इसमें अपन तीन मेथड देखेंगे, इसमें अपन कितनी मेथड देखेंगे, तीन। किसमें, नेचुरल मेथड में। एक तो देखेंगे अपन पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, दूसरा विथड्रॉवल मेथड या कोएटस इंटरप्रेटस, और तीसरा है आपका लैक्टेशनल एमनोरिया। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें बेटा तो इसमें अपन तीन मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अपन पीरियोडिक एब्सेंस। ओके, तो पीरियोडिक एब्सेंस की बात करें, पीरियोडिक एब्सेंस की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि देखो इसमें सपोज दैट ये फीमेल है ना, ये फीमेल है, ये फीमेल है अपनी। तो इसमें हमको देखना है इसका जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, जो पीरियड्स आते हैं, तो हमको ये देखना है कि जो जब पीरियड्स आते हैं तो जनरली 1 से 5 डेज तक ब्लीडिंग होती है, फिर 6 से 13 डेज तक जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे। तो इसके बाद जो फॉलिकल्स होती है ये क्या होती है भाई, बनती हैं। उसके बाद ये 14 डेज आ गया, ये क्या आ गया आपका 14 डेज। तो 14 डेज में क्या होगा, आपका एग निकलता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। इसी को हमने क्या कहा, ओव्यूलेशन कहा। तो ये ओव्यूलेशन कब होता है, 14 डेज हुआ, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको पता है कि जो फीमेल है इसका ओव्यूलेशन 14 डे होगा आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो हमको सीधी बात क्या करना है, यहाँ पर अगर हमको ये जानना कि भाई ये फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, तो 10th डे से लेके और 20 डे तक इस टाइम पर हमको कॉपुलेशन नहीं करना, मतलब इस टाइम पर हमको फर्टिलाइजर नहीं करना है। तो ये ऐसा करने पर ये जो ओवम रहेगा तो ये निकल जाएगा और मेंस्ट्रुएशन साइकिल न्यू अकर हो जाएगा ना। तो यही लिखा उसने, इसी को बोलते हैं हम पीरियोडिक एब्सेंस। तो यही लिखा है इसमें, और बाकी ये फिर से नेक्स्ट साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाएगी ना। तो कपल एब्सेंट फ्रॉम द क्वार्टर्स फ्रॉम द डे 10 to 70 ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड फर्टाइल पीरियड, क्योंकि जो ये फर्टाइल पीरियड होता है कौन सा, 14 डे। तो हमको क्या करना है, इस पीरियड में सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आना किसी फीमेल के। तो एक तरीका ही आ जाए, मतलब ये पीरियडिक तरीका है, ना कोई इसमें दवाई लेनी पड़ती ना कुछ लेना पड़ता है, मतलब एक नेचुरल मेथड है। फिर दूसरा मेथड क्या होता है, विथड्रॉवल या कोएटस इंटरप्रेटस। इसमें क्या रहेगा, इंसेमिनेशन करेंगे। अच्छा, इंसेमिनेशन का मतलब ये होता है कि सीमेन स्पर्म, जो स्पर्म रहता है, तो इनको हम जैसे कि जो स्पर्म है तो इसको हम पेनिस के थ्रू और कहाँ पर डालेंगे, वेजाइना में डालेंगे। तो हमको क्या करना है, इंसेमिनेशन मतलब डिस्चार्ज ऑफ सीमेंस। तो इंसेमिनेशन को अवॉइड करना है एज द मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट प्रियर द एजैकुलेशन। एजैकुलेशन का मतलब होता है डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म का निकलना।
तो हमको पता लगा कि भाई सपोज दैट ये वेजाइना है और ये पेनिस है, तो पेनिस से जो स्पर्म है रिलीज होने वाला है, तो हम रिलीज होने के पहले जब हम कॉपुलेशन कर रहे होते हैं तो रिलीज होने के पहले ही हम जो स्पर्म है इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर वेजाइना के आउटसाइड इसको क्या करा लेंगे, रिलीज करा लेंगे। ओके, तो इससे क्या रहेगा कि जो हमारा स्पर्म है ये वेजाइना में एंटर नहीं कर पाएगा, एंटर नहीं कर पाएगा तो ये फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जाएगा, तो इससे प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड हो गई। थर्ड क्या है, लैक्टेशनल एमनोरिया। देखो ए का मतलब होता है एब्सेंट, ए का मतलब क्या होता है एब्सेंट, और मेनोरिया मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना। तो यहाँ पर लैक्टेशन एमनोरिया की बात करते हो, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन अप टू 6 मंथ। अच्छा देखो हुआ क्या कि सपोज दैट ये फीमेल है, जैसे ये टिंकी है, अब टिंकी की पार्चुरेशन हुई, प्रेगनेंसी हुई, तो प्रेगनेंसी की लगभग 6 माह बाद तक, 6 मंथ तक अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर इनमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है या कर नहीं होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो इनकी पीरियड्स होती है नहीं आते हैं, तो इस टाइम हम क्या कर सकते हैं, कॉपुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो लिखा है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन अप टू 6 मंथ ड्यूरिंग द पीरियड इंस्टेंस लैक्टेशन, क्योंकि इस टाइम लैक्टेशन होता है, लैक्टेशन कहे तो मतलब मिल्क का निकलना है या ब्रेस्ट फीडिंग फॉलोइंग द पार्चुरेशन। ओके, तो इसकी वजह से भी इस टाइम पे भी हम सेक्स कर सकते हैं, मतलब सेक्स कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं। तो ये 3 आपकी नेचुरल मेथड हो गई। ओके, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिफिशियल मेथड। तो आर्टिफिशियल मेथड की बात, देखो ये तो नेचुरल मेथड है भाई, इसमें ना कोई पैसा लग रहा है ना कुछ, ये तो नेचुरल तरीके हैं ताकि हम कॉन्ट्रासेप्टिव को प्रोटेक्ट कर सकें, प्रेगनेंसी को बचा सकें ना। अब देखते हैं हम आर्टिफिशियल मेथड। तो इसमें देखो सबसे पहले आती है आपकी बैरियर मेथड, तो बैरियर मेथड पढ़ेंगे, फिर स्पर्मेटिसाइडल क्रीम जेली आती है उसको पढ़ेंगे, आईओडी पढ़ेंगे, इंट्राड्यूरल डिवाइस, ऑरल पिल्स क्या होती है, ऐसी पिल्स जो हम माउथ के थ्रू लेते हैं, है ना। तो माउथ के थ्रू लेने वाले पिल को हम ओरल पिल्स बोलेंगे। इंजेक्टर एंड इम्प्लांट क्या होता है इसको देखेंगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो 72 घंटे के अंदर ली जाती है इसको देखेंगे, और सर्जिकल मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, वॉस डिफरेंस और फैलोपियन ट्यूब को टाई अप कर देते, बांध देते, इसको अपन ही देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन बैरियर मेथड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम बैरियर मेथड। चल ये आ जाता है अपना बैरियर मेथड, है ना। चल तो बैरियर मेथड में आ जाएगा आपका क्या, देखो बैरियर मेथड में अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें 2 मेथड अपन को पढ़ना है। चलो यहाँ से लेते हैं ना, ये बैरियर मेथड है। तो बैरियर मेथड में एक मेथड है आपकी कॉन्डोम एंड इट्स टाइप, और दूसरा क्या है आपका डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप एंड बाउल। तो यही मेथड है आपकी बैरियर। देखो बैरियर का मतलब होता है कि सपोज दैट ये हाईवे है, अब हाईवे पे आप जाना तो यहाँ पर बीच में ये बैरियर लगता है कि नहीं, है ना, चेकिंग लगती है कि नहीं। तो चेकिंग क्यों, जैसे यहाँ से आने वाली गाड़ी और यहाँ से आने वाली जो गाड़ी आ रही हैं, तो पहले इनको बैरियर लगेगा, पहले ये चेक करेंगे उसके बाद ये जाने देते हैं, तो ये बैरियर है कि रोक रही कि नहीं। तो ऐसे ही है, बैरियर का मतलब होता है कि सपोज दैट इस साइड क्या है, मेल से निकलने वाला स्पर्म है, और इस साइड क्या है आपका, फीमेल से निकलने वाला क्या है, ओवम है। तो इन दोनों को क्या करना है, अपन को मिलने से रोकना है, बैरियर करना है, प्रिवेंट करना है, और इसी मेथड को अपन क्या बोलेंगे, ताकि हमारा स्पर्म ओवम फ्यूज ना हो। तो ये मेथड देखने वाले, तो इसका अल्टीमेटली पर्पस क्या है, प्रिवेंट ओवम एंड स्पर्म फ्रॉम फिजिकल मीटिंग। हमको सीधी बात ओवम और स्पर्म को मिलने से रोकना है। फिर सेल्फ इंसर्टेड एंड ऑफर प्राइवेसी टू यूजर, मतलब ये कि ये जो मेथड है ये ऐसी होनी चाहिए ताकि हम इसको आसानी से इसका यूज कर सकें, है ना, आसानी इसको हम इंसर्ट कर सके अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उन पर इनको यूज कर सके, है ना। तो इसमें सबसे पहली मेथड देखते हैं कॉन्डोम एंड इट्स टाइप। तो मेड अप ऑफ रबर, तो ये किसका बना होना चाहिए, रबर का, और थिन लेटेक्स का बना। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 10 स्टार क्वेश्चन लगाना कि बना किसका होता है। तो मेड ऑफ द रबर एंड थिन लेटेक्स का बना होता है। अगर हम पैरामीटर की बात करें भाई, ये क्या कैसे काम करता है, तो रीजन ये कवर करता है ना। अगर हम देखो दोनों ही अवेलेबल होते हैं मार्केट में, मेल के लिए भी आता है, और अगर हम फीमेल की बात करें तो दोनों के लिए जो ये प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है आती है। मेल की बात करें तो मेल इसको कवर करता है लाइक पेनिस, एंड फीमेल की बात करें तो ये क्या करती हैं, इनको वेजाइना और सर्वेक्स, इनमें क्या करती हैं, इनको कवर करती हैं। फिर अगर हम बात करें पैरामीटर क्या है, तो इनका अल्टीमेटली पर्पस ये है कि ये प्रोडक्शन करते हैं, है ना, प्रोवाइड एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एसटीडी। एसटीडी कहे तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, तो इसको ये रोकते हैं, है ना। तो ये मेल की बात करें तो मेल भी अवेलेबल होता है, और फीमेल में ये भी, दोनों ही काम करते हैं। तो जैसे कि ये आता है कि भाई मेल में जो फेमस ब्रांड है वो क्या है, निरोध है, एंड फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए भी इस तरीके से आता है ना। तो ये आप देख पा रहे होगे, है ना। तो ये मेल कॉन्डोम है और ये क्या, फीमेल कॉन्डोम। अब दूसरा देखते हैं डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट, है ना, इसको पढ़ते हैं।
तो डायफ्राम की बात करें तो ये रबर बैरियर एंड दैट कवर ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वेटस, ये रबर बैरियर होते हैं जो क्या करते हैं भाई सर्विक्स को पूरा कवर कर लेते हैं ना, सर्विक्स वैजाइनल के ऊपर जो रीजन होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। तो ये रीयूजेबल होते हैं, ये क्या होते हैं रीयूजेबल, मतलब इनको हम एक बार यूज़ करके फिर से ना पुनः यूज कर सकते हैं, मतलब फिर से जब हम किसी कॉन्टैक्ट में आएंगे तो फिर से हम इसका यूज कर सकते हैं। डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम द एसटीडी, लेकिन ये जो है तो ये डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडी, लेकिन ये एसटीडी से प्रोटेक्ट नहीं है। एंड यूज बाय फीमेल ओनली, अच्छा एक बात और है, इसको मेल यूज नहीं कर सकता, ओनली कौन यूज करेगा, फीमेल यूज करेगा। इसको डायफ्राम को, सर्वाइकल कैप्स को और वाल्व को, मेल मत लगा लेना इसको, कि फीमेल ही लगाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट मेथड आपकी क्या है, दूसरी मेथड है, आप देखो पहली बैरियर मेथड हो गई, दूसरी क्या है आपका स्पर्मिसाइडल जेली एंड फॉर्म एंड क्रीम। अब देखो कुछ जो ये क्रीम के फॉर्म में भी आता है, कुछ मटेरियल फॉर्म के और जेली के फॉर्म में भी आता है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या करता है भाई कॉन्ट्रासेप्टिव में हेल्प करता है। तो जैसे कि सपोज दैट हमने क्या किया, वेजाइनल रीजन पे हमने क्रीम का यूज किया, तो ये क्रीम क्या करेगी, जब भी जो स्पर्म वेजाइनल रीजन में आएगा तो ये क्या करेगा, स्पर्म को किल कर देगा। ये जो क्रीम रहेंगी स्पर्मिसाइडल जेली फॉर्म एंड क्रीम्स रहती हैं, तो इनको हम वेजाइना पर लगाते हैं, तो ये क्या करते हैं, किल द स्पर्म बाय द एसिडिक पीएच। ओके, तो इसको स्पर्म कर देंगे। एंड यूज अलॉन्ग विथ अ वेरियर मेथड टू इंक्रीज देयर इफिशियंसी। ओके, तो ये अपन यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या नाम, थर्ड मेथड है आपकी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मेथड। ओके, तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मेथड को देखते हैं। तो ये जो मेथड है आईयूडी, तो इसका यूज हम डॉक्टर के मीडियम से करेंगे, अपने आप से इसको नहीं लगाना है, और वो भी एक्सपर्ट नर्सेस या डॉक्टर के मीडियम से इसको हम कहाँ पर लगाते हैं, यूटेरस में लगाते हैं ना। जैसे ये फेलोपियन ट्यूब है, और ये देखो ये, तो ये आपका यूटेरस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो नर्स या डॉक्टर होते हैं तो इसको इंसर्ट कर देते हैं, आईयूडी को लगा लेते हैं ना। तो आईयूडी में हम देखेंगे कॉपर टी, तो कॉपर टी तो कोई ऐसे ही है, कॉपर टी रहती है, इसमें कॉपर के वायर रहते हैं, ये कॉपर टी समान स्ट्रक्चर रहता है ऐसे, है ना, लेकिन इसमें क्या रहता है, कॉपर के वायर रहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ये देखो ऐसे ये वायर लगे रहते हैं ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉपर टी बोलते हैं। तो आईयूडी आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट बन सकता है यहाँ पर कि कौन सी वाइडली मेथड है जो इंडिया में यूज किया जाता है, तो उसका नाम क्या है, आईयूडी। अब टाइप की बात करें तो आईयूडी के टाइप क्या है, एक तो होता है नॉन मेडिकेटेड और दूसरा होता है मेडिकेटेड। दो तरह का होता है, एक नॉन मेडिकेटेड, दूसरा मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड की वजह आपका लिप्पस लूप, क्या आ जाएगा, लिप्पस लूप आ जाएगा। अगर हम मेडिकेटेड की बात करें तो मेडिकेटेड भी दो तरह की है ना, एक तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी और एक होता है आपका कॉपर रिलीजिंग या कॉपर कोटिंग आईयूडी। तो हार्मोन रिलीजिंग ये ध्यान रखना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर 10 स्टार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ प्रोजेस्टेरोन LNZ20, LNZ20 का ज़्यादा आ सकता है आपका, LNZ20 कौन सी आईयूडी है, तो आपको डायरेक्टली बताना पड़ेगा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। फिर पूछेगा कॉपर 7 मल्टीडोट 375 CUT कॉपर टी, तो ये क्या है, कॉपर कोटेड आईयूडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है। फिर मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मेक ऑफ द यूटेरस अनसुटेबल। ये जो हार्मोन रिलीजिंग है तो ये क्या करती है, यूटेरस को अनसुटेबल बना देती हैं फॉर द इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, है ना। तो जो सर्विक्स है तो ये होस्ट की तरह काम करती है, किसके लिए, स्पर्म के लिए, मतलब स्पर्म को इंटर नहीं करने देती, उसको कहीं ना कहीं मार देती है। फिर दूसरी अगर हम बात करें मीडिएट की, तो इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूटेरस। तो यहाँ पर क्या करता है भाई, स्पर्म को खा लेता है ना। तो ये जो, क्योंकि देखो होता क्या है, यहाँ पर क्या निकलते हैं, जो कॉपर टी रहते हैं तो यहाँ पर कॉपर आयन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, कॉपर आयन रिलीज होंगे। अब सपोज दैट ये स्पर्म है, ये स्पर्म है भाई, ये वैजाइना के थ्रू कहाँ पर गया, यूटेरस में गया, तो यूटेरस में कॉपर आयन रिलीज होंगे, तो बस इसके जो एक्रोसाइमल एंजाइम रहते हैं उसको खा लेते हैं, है ना। और खा लेंगे तो ये अब यहाँ तक नहीं जा पाएगा, कहाँ तक, क्योंकि इसको जाना है अम्पला में, तो यहाँ तक ये नहीं जा पाता है, तो इसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, और नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो लिखा भी कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, मतलब ये स्पर्म की जो मोटिलिटी है, उसकी जो स्पीड है उसको सप्रेस कर देते हैं, दबा के रख देते हैं, एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, और स्पर्म को जो फर्टिलाइजिंग करने की कैपेसिटी है उसको भी ये क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, है ना। तो अब देखते हैं हम ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, OCP और टैबलेट, तो इसको भी देखते हैं। तो इसमें हम दो तरह की देखेंगे, इसको हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल और एक होता है आपका स्टेरॉयडल। नॉन स्टेरॉयडल की बात करें तो इसमें हम देखेंगे सहेली, ठीक,
सहेली क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखो अगर सहेली की बात करें बेटा तो ये इंटरफेरेंस एंड विद इम्प्लांटेशन, और इनको हम 1 वीक, एक वीक में एक लेते हैं, 1 वीक पिल्स है ये, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सहेली कितने दिन में ली जा रही है, तो आपको बताना है 7 डेज 1 वीक में, है ना। तो ये 1 वीक पिल्स है, इंपॉर्टेंट है सहेली। अच्छा सहेली के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि सहेली डेवलप कहाँ पर तो हुई थी, तो आपको बताना CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर होता है आपका लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। ओके, तो इनके वैज्ञानिक द्वारा सहेली को बनाया गया था। इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है विद अ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। इसके साइड इफेक्ट भी क्या है, बहुत तो कम है, बहुत कम, बहुत कम, है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, सहेली से ध्यान रखना। 10 स्टार। एस्ट्रोडाइल की बात करें तो कुछ प्रोजेस्ट्रोजन और उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टोन और एस्ट्रोजन की जो ड्रग होती है इनको हम एस्ट्रोडाइल ड्रग बोलते हैं। तो इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये भी क्या करते हैं भाई, ये रोकती है ओवुलेशन को, ये इनहिबिट करती हैं किसको, ओवुलेशन को। तो ये भी ओवुलेशन को रोकती हैं, इम्प्लांटेशन को रोकती हैं, एंड अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू रिटार्ड। अब देखो अब जो ये स्पर्म है, ये स्पर्म, तो ये क्या कर देंगे, स्पर्म की जो क्वालिटी है तो ये इसकी क्वालिटी को खराब कर देंगे, मतलब इसको डीनेचर्ड कर देंगे। अब देखो सीधी बात, ये स्पर्म अच्छे कपड़े पहन के आए, इन्होंने क्या कर दिया, इसके कपड़े खराब कर दिए, क्वालिटी खराब हो गई कि नहीं। अब ये स्पर्म जाएगा ही नहीं जहाँ पर जाना था, इसका मुंह खराब हो जाएगा ना, तो नहीं जाएगा। तो ऐसे ही ये करती हैं, क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू रिटार्ड एंट्री ऑफ द स्पर्म। फिर इनको हमको कैसे लेना चाहिए, तो पिल हैव द टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ द 21 डेज। तो हमको क्या करना चाहिए, रोज लेना चाहिए, कब तक, 21 डेज तक, एंड स्टार्टिंग प्रीफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज। तो हमको फर्स्ट 5 डेज के बाद इसको स्टार्ट करना चाहिए, एंड मेंस्ट्रुअल अप टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 21 डेज तक लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या, स्टेरॉइड टैबलेट। फिर इफेक्टिवनेस की बात करें तो पिल्स आर द वेरी इफेक्टिव विद द, इसके भी साइड इफेक्ट कम होते हैं, इफेक्ट एंड वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल, है ना। तो फीमेल इसका यूज करती है। फिर नेक्स्ट मेथड है आपकी इम्प्लांट। ओके, तो इम्प्लांट को देखने वाली, इम्प्लांट में क्या करते हैं बेटा, ये भी एक मेथड है। तो इसका यूज करके अपन क्या करते हैं, जैसे जो आपको दिख पा रही है ना, ये प्लांट ही है, इसमें जो माचिस की तीली जैसी आपको दिख पा रही है, तो ये इसमें क्या रहता है, कॉम्बिनेशंस रहता है, किसका रहता है, प्रोजेस्ट्राजन का। इसमें क्या रहता है, प्रोजेस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशंस रहता है और एस्ट्रोजन्स रहता है ना। तो इनमें ये है, तो इनको हम क्या कर देते हैं, स्किन के यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ये स्किन है तो यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांट्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि तो इनको लिखा भी प्लेस अंडर द स्किन, इसको स्किन की अंदर लगाते हैं, और इफेक्ट पीरियड आर मच लॉन्गर, है ना। तो इसका जो इफेक्टिव पीरियड है ये लंबा है, लॉन्गर है। कंपोजिशन तो आपको बताइए कि इसमें प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, देखो जितनी भी अधिकतर जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं इनमें ये दोनों कॉम्बिनेशन तो होते ही है ना, प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, है ना। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, अच्छा इसका काम क्या है, ये कैसे काम करता है, तो देखो ये ओवुलेशन को रोक देता है एंड इम्प्लांटेशन को भी रोक देता है। ओवुलेशन क्या होता है कि जब 14 डे जो एग निकलता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। तो ये इसको क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। आफ्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू रिटार्ड एंट्री ऑफ द स्पर्म, ये क्या करता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस जो क्या करता है, स्पर्म की क्वालिटी को क्या कर देता है भाई, खराब कर देता है, और उसकी एंट्री को भी क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है। तो ये भी कहीं ना कहीं उसमें भी हेल्प करती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, ऐसी टैबलेट जिनको हम इमरजेंसी सिचुएशन में देते हैं ना, इमरजेंसी। सपोज दैट देखो इसको अपन ऐसे समझते हैं कि जैसे भाई ये टिंकू है अपना, वही पुराना मित्र है ना, तो ये टिंकी है और ये क्या है, टिंकी है ना। अब ये दोनों दोस्त थे भाई, फिजिकल कांटेक्ट में आए, तो इनसे स्पर्म और इनसे ओवम निकला, दोनों क्या हुए, फीज हुए, फर्टिलाइजन हुआ, कांटेक्ट में है, सेक्सुअल कांटेक्ट में। अब इनको डर लग रहा कि यार ऐसा नहीं कि भाई जो टिंकू सोचता कि यार टिंकी प्रेग्नेंट ना हो जाए, तो इसको डर लग रहा था। तो ये डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि कोई डरने की कोई बात नहीं, जाओ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले लो। तो जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं तो इनको हम 72 आवर, मतलब ये कि 2 दिन के अंदर हम ले सकते हैं, 48 आवर और 48 आवर, मतलब लगभग इनको हम 2 दिन के अंतर्गत ले सकते हैं, है ना। इनको डर लग रहा था कि भाई ये प्रेग्नेंट ना हो जाए, तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने इनको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेने को कहा। और तो इसका कैरेक्टर क्या है कि इनको हम 72 घंटों के अंदर लेते हैं क्वार्टस के बाद, एंड यूज ऑफ प्रिवेंट कॉन्सेप्शन रिजल्ट फ्रॉम द रेप एंड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। जैसे देखो अब रेप कंडीशन में ऐसा हुआ, या अनप्रोटेक्टेड, देखो या तो रेप कंडीशन हो सकती है भाई कि रेप हुआ है कि जैसे फिर मेल और फीमेल है, इनकी मर्जी नहीं है, फिर भी ये कॉन्टेक्ट में आए,
तो उस कंडीशन में ये हो सकता है, तो ये अपन ले सकते हैं। फिर या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, हमको प्रोटेक्ट करना था लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं कर पाए, मतलब नॉट यूज ऑफ सच इज अ प्रोटेक्टेड डिवाइस ऑफ कॉन्डोम। ओके, तो इसकी वजह से भी हम ये ले सकते हैं। फिर दूसरा टाइप की बात करें तो ये क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन रहता है इसमें अकेला, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस, ये दोनों ले सकते हैं। फिर आईओडी की बात करें तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस। फिर नेक्स्ट मेथड देखते हैं सर्जिकल, इसी को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड। ओके, तो इसको भी अपन देख लेते हैं बेटा। तो ये क्या है, तो अगर हम सर्जिकल मेथड की बात करें तो इसकी रिवर्सिबिलिटी क्या है, बहुत कम है। सर्जरिकल देखो इसका मतलब ये होता है सर्जरी, तो सीधी बात सर जो पुरुष की सर्जरी होती है ना, मादा की सर्जरी होती है, तो इन दोनों को ही अपन क्या बोलते हैं, सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड बोलते हैं। तो ये रिवर्सिबिलिटी तो पुअर है लेकिन हाईली इफेक्टिव है। एंड मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ब्लॉक ऑफ गैमेट ट्रांसपोर्ट, जो गैमेट ट्रांसपोर्ट है ये क्या हो जाता है, आपका ब्लॉक हो जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सर्जरिकल मेथड में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का जो गैमेट ट्रांसपोर्ट रहता है, गैमेट ट्रांसपोर्ट कहे तो मेल एंड फीमेल, तो ये क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, है ना। तो ये दो तरह की बहुत इंपॉर्टेंट, ये 10 स्टार, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये 10 स्टार आता ही है, आ सकता है। तो इसमें आपको बताना है कि ट्यूबेक्टोमी क्या है और वेसेक्टोमी। देखो ट्यूब का नाम ही है, कौन सा ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। कौन सा ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। सर फैलोपियन ट्यूब किसमें होता है, लड़कियों में होता है, मतलब फीमेल में होता है, ठीक है, फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी। वॉस का नाम है वॉस डिफरेंस, सर ये किस में होता है, लड़कों में होता है, तो ये वैसेक्टोमी। तो ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्यूबेक्टोमी मेल में करवा देते हैं और वैसेक्टोमी फीमेल में करवा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि ट्यूबेक्टोमी किस में होती है, फीमेल में होती है, वैसेक्टोमी किस में होती है, मेल में होती है। इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को अपन क्या कर देते हैं, पहले उसको कट करेंगे फिर उसको बांध देंगे, टाइप कर देंगे। और वैसेक्टोमी की बात करें तो इसमें भी अपन कट करेंगे और टाइप कर देंगे वॉस डिफरेंस को, तो ये वैसेक्टोमी हो गई। एंड इंसिजन इन द एब्डोमेन, इसको अब देखो इंसिजन का मतलब होता है चीरा लगाना, तो हम क्या कर सकते हैं, पेट वाले रीजन से चीरा लगा के और या फिर बेजाना के थ्रू, तो ये हम ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस कर सकते हैं। या फिर इसमें हम क्या कर लेंगे, जो टेस्टिस रहेंगे तो टेस्टिस रीजन से जो स्कोटम रहेगा तो स्कोटम में हल्का सा चीरा लगाएंगे, तो इसके द्वारा हम वैसेक्टोमी को कंप्लीट कर सकते हैं। ये दो प्रोसेस हो गई आपकी, है ना, डायग्राम बुक में हमने बना है। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, MTP, है ना, इसी को बोलते हैं हम सडन अबॉर्शन या इंड्यूस अबॉर्शन बोलते हैं, गर्भपात बोलते हैं। तो MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना, इसी को बोलते हैं हम MTP। अब देखो ये MTP के दो कारण हो सकते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं ये कि हम इनको एक अपनी इच्छा से टर्मिनेट करवा रहे हैं। तो MTP की बात करें तो इंटेंशनल एंड वॉलंटरी टर्मिनेशन आ गया ना, ये वॉलंटरी टर्मिनेशन हमारी इच्छा से होती है। प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म, मतलब देखो प्रेगनेंसी का मंथ कितना है, 9 मंथ, लेकिन हमने क्या किया भाई, 1 मंथ में ही प्रेगनेंसी को क्या कर दिया, टर्मिनेट करा दिया, तो यही तो MTP है। मतलब फुल टर्म के कंप्लीट होने के पहले जब हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देते हैं तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, MTP। तो MTP को इंडिया में लीगलाइज कर दिया था 1971 में, है ना, और इससे लगभग 40 से 50 मिलियन MTP परफॉर्म होती हैं एंड 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी। ओके, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका व्हेन कैन MTP परफॉर्म। अब जब हम ये परफॉर्म करते हैं तो हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, या फिर ये किन किन लोगों में हम परफॉर्म करवाते हैं, ना, तो ये ध्यान रखो। तो सबसे पहले तो ये कि MTP हम कब करवा सकते हैं, तो एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी, है ना, अनजाने में हम प्रेग्नेंट हो गए तो उसकी कंडीशन में, या फिर हमारे साथ भी बुरा हाल हुआ है ना, कोई दुखद घटना, रेप हो गया है, रेप फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, कॉजुअल ऑफ द अनप्रोडक्टिव इंटरकोर्स, तो इसमें भी हम करवा सकते हैं। तो ये आपको कंडीशन पता हो गई ना। फिर इफ कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड हार्म एंड मदर एंड फिटेस, या फिर हमने प्रेगनेंसी को अचीव तो कर लिया लेकिन हमको पता चला कि इसमें कोई गंभीर बीमारी है, मतलब माता को नुकसान हो सकता है और उसके बच्चे को भी नुकसान, मतलब दोनों की डेथ हो सकती है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसको MTP करा सकते हैं, ताकि हम माँ को बचा लेंगे तो बच्चे तो फिर से प्रेगनेंसी करा लेंगे, तो ये भी MTP करा सकते हैं। फिर तीसरा कारण की इंटेंशन ऑफ द बिहाइंड MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, एक एक्ट आया था, तो इसमें इसको रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ द इलीगल अबॉर्शन, हमको इलीगल अबॉर्शन की बात कर तो ये इनको कम करना है, नहीं कराना है। सर इलीगल अबॉर्शन ऐसे कि हमको पता चला कि हमने इसका, देखो इसका हम उपयोग करते बेनिफिट उठाते हैं MTP का बेनिफिट, तो हम गवर्नमेंट ने एक एक्ट चला दिया कि अगर ऐसा करते हैं तो आपको पनिशमेंट सरकार देगी। इसमें क्या कर देंगे, सपोज हम ये टिंकी है,
अब टिंकी को पता चला कि भाई इसने एमटीपी मतलब इसने अल्ट्रासाउंड कराया या फिर इसने सेक्स डिटर्मिनेशन कराया, तो इसकी मीडियम से इसको पता चला कि इसके जो गर्भ है या जो यूटेरस इसमें क्या है, फीमेल है। तो ये फीमेल को क्या करेगी, अब एमटीपी करा देगी। तो ये इलीगल है ना कि नहीं, है ना। तो ये तरीके अगर हम ऐसा करते तो एमटीपी को रोक लगा दिया गया कि हम नहीं करा सकते हैं। फिर डिक्रीज द कंसिक्वेंट मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिलिटी, वही आ गया ना कि हमको क्या करना भाई, जैसे कि मॉर्बिलिटी रहता है, हमको वही कि लड़का चाहिए था लड़की हुआ तो हमने क्या करा लिया, एमटीपी करा लिया। तो ये भी क्या है, रोक लगा दी, ऐसा हमको नहीं करवाना है। एमटीपी आर सेफ अप टू 12th वीक, हाँ ये 12th वीक तक तो सेफ है, लेकिन रिस्कियर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर। अच्छा फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने होते हैं, 3 वीक होते हैं। सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने रहेंगे, 3 मंथ रहेंगे ना, और सेकेंड में 6। और अगर हम बात करें कि एक मंथ में कितने, 4 वीक, तो 2 मंथ में कितने हो जाएंगे, 8, और 3 मंथ में कितने हो जाएंगे आपके 12, तो 12 वीक हो जाएंगे। तो 12 वीक तक तो ये सेफ है, मतलब ये कि हम, अच्छा कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो आप ध्यान रखना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इक्वल कितना, 3 मंथ, और सेकेंड ट्राइमेस्टर इक्वल 6 मंथ। तो हम 3 महीने तक या 12 वीक तक तो इसको करवा सकते हैं, सेफ हैं। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते फिर हमको ये नहीं कराना है, और कराना भी है तो हमको 2 डॉक्टर की सलाह लेना है, फिर 2 डॉक्टर, है ना। वो डॉक्टर भी झोला छापनी, एमबीबीएस, है ना। तो एमनियोसेंटेसिस एंड एमटीपी हैव बीन मिसयूज इन कॉन्टेस्ट ऑफ द फीमेल फीटिसाइड, इसका यूज भी भाई हम मिसयूज कर रहे हैं एमनियोसेंटेसिस कराने के लिए। एमनियोसेंटेसिस क्या है, स्टार्ट करते हैं। ओके तो अब हम स्टार्ट करते हैं एमनियोसेंटेसिस, है ना। तो एमनियोसेंटेसिस की बात करते देखो, इसमें क्या रहता है कि सपोज दैट ये फीमेल है ना, ये फीमेल है, और ये उसका क्या है भाई, ये बेबी है। तो यहाँ पर एक जो फ्लूइड भरा होता है यहाँ पर, इसी को हम क्या बोल देंगे, एमनियोटिक फ्लूइड बोलेंगे। इसको हमने क्या बोल दिया, एमनियोटिक फ्लूइड बोल दिया। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ए फ्लूइड को लेते हैं और इससे हम डिटेक्ट करते हैं इसका सेक्स। इससे हमको इसके सेक्स के बारे में पता चल जाता है कि हमारा जो लड़का है या फिर हमारी लड़की है, इसके बारे में हमको पता चल गया। तो हम इसके बाद फिर क्या करा लेंगे, एमटीपी करा लेंगे। तो ये नहीं हमको करना है, ये इलीगल है। ओके इससे हमको पनिशमेंट हो सकता है बाय द मीडियम ऑफ गवर्नमेंट। तो वही लिखा कि एनालाइज द फीटल, हाँ इसको एमनियोसेंटेसिस हम करा सकते हैं, क्यों करा सकते हैं वो भी पता चलेगा। तो एनालाइज फीटल सेल, हम फीटल सेल्स को लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, डिजोल्व सब्सटेंस फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड, कहाँ से, एमनियोटिक फ्लूइड से। एंड टेक्निक यूज ऑफ द चेक ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर, हाँ इसका यूज हम तब करेंगे जैसे कि हमको देखना है कि भाई जो हमारा होने वाला जो बेबी है ये इसको कोई बीमारी ना हो, है ना, इसको कोई डिसीज ना हो, तो फिर हम एमनियोसेंटेसिस करा सकते हैं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम, है ना, सिकल सेल एनीमिया, तो इनके रिगार्डिंग हम करा सकते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है, और एमनियोसेंटेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, 10 स्टार लगा लेना। तो स्टाउटरी वैन, इसको बंद कर दिया, दिस टेक्निक इंडिया टू प्रिवेंट फीमेल फीटिसाइड, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड बहुत हो रहा था तो इसको इंडिया में क्या कर दिया, बैन कर दिया। लेकिन हम, हाँ हम, हमारे पास कोई अगर सुटेबल रीज़न है जैसे कि ताकि बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया ना हो, तो फिर हम ये करा सकते हैं मतलब मीडियम ऑफ डॉक्टर। अब देखते हैं हम एसटीडी। अगर हम एसटीडी की बात करें तो एसटीडी को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट डिसीज बोलेंगे। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट डिसीज की बात करें तो अल्टरनेटली नेम्ड, इसका देखो पहले नाम एसटीडी था लेकिन अब चेंज कर दिया, इसका नाम क्या हो गया भाई, वेनरल डिसीज इसको हम बोलते हैं। और दूसरा बात क्या हो, तो आरटीआई भी इसका नाम है, मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये चाहे कैसे भी टर्म आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, है ना। तो अगर उसने एसटीडी पूछा तो भी एक बात है, वीडी घुमा के पूछ दिया तो एक बात है, और आरटीआई पूछा तो भी एक ही बात है, क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। तो हाई रिस्क ऑफ वल्नरेबिलिटी या रिस्क ग्रुप, तो 15 से 24 वर्ष, ये जो आपकी एज है ना, बस यही पागलपन की एज है, इसी में बहुत ज़्यादा एसटीडी होने का खतरा रहता है ना, क्योंकि हम पागल हो जाते हैं ना। अच्छा आपकी भी गलती नहीं, क्योंकि हमारे अंदर हार्मोन सीक्रेशन होता है, हाइपोथैलेमस से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर पागलपन पैदा करते हैं ना, इमोशंस को जागरूक कर देते हैं। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये क्या है भाई, सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना। तो जो एसटीडी रहती है, तो जब हम फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं किसी से, सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, तो इससे ही हमको एसटीडी फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। अब देखेंगे इससे बीमारी कौन कौन सी हो रही, तो यहाँ पर हम देखेंगे एसटीडी से बैक्टीरियल बीमारी हो सकती है ना, प्रोटोजोन्स लाइक डिसीज और वायरल डिसीज हो सकती है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम बैक्टीरियल में क्या आ जाएगा आपका, गोनेरिया आ जाएगा, सिफिलिस आ जाएगा, क्लेमाइडियासिस, है ना। तो इससे संबंधित बीमारी है आपकी,
गोनोरिया, सिफिलिस, है ना। तो ये फिर प्रोटोजोन से बात करें तो ट्रैकियोमाइसिस, अगर वायरल की बात करें तो जनरल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी और जनरल वाइट्स या एड्स, है ना। तो इसमें 3H ध्यान रखना, देखो एक H इसका, एक H इसका और एक H इसका, HIV, है ना। तो ये भी बहुत खतरनाक है, वायरल डिसीज है ये। तो फिर हो जाएगा आपका नेक्स्ट। अब देखेंगे हम बैक्टीरियन प्रोटोजोन्स डिसीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल ऑफ द डिटेक्ट क्लियरली एंड, ये देखो बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोन डिसीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्ट क्लियरली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। उन्होंने कहा कि हम इन दोनों बीमारी को सही कर सकते हैं अगर इसको समय से पहले इनको हमने पहचान लिया तो इसका इलाज संभव है। जैसे कि अगर हम STD की बात करें तो STD में अर्ली डिटेक्शन सिम्टम्स कुछ नजर आते हैं और लेट डिटेक्शन में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। सर अर्ली डिटेक्शन में क्या जाएगा, जैसे कि देखो जो हमारे जेनेटल ऑर्गन्स रहेंगे लाइक थाई या फिर अंडर जो स्कोटम रीजन है ना, तो यहाँ पर ईचिंग होगी, हमको फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, है ना, स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग भी आ सकती है जेनेटल रीजन में, है ना। तो जो जेनेटल रीजन होते हैं मेल हो या फीमेल, तो इनमें स्वेलिंग आ सकती है। तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये क्या कारण है, तो इसमें हम अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे और डॉक्टर को हमको ट्रीट कराना चाहिए। फिर लेट डिटेक्शन की बात करें तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज हो सकती है, PID हो सकता है ना, अपने आप अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकती है एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि सडनली जो बेबी रहता है तो उसको पार्चुरेट करा लिया जाता है, मतलब सॉरी पार्चुरेट नहीं, अपनी आप प्रेगनेंसी रिमूव हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अच्छा ये होती क्या है, देखो इसका रीज़न देख लो। जैसे कि सपोज दैट मैंने यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पर यूटेरस की कोशिश की, ठीक है ना। देखो तो ये आपका यूटेरस है, ये यूटेरस है, ठीक है ना। तो ये यूटेरस है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये ओवम है, ठीक है ना। अब ओवम यहाँ से ओव्यूलेशन होगा 14 डे, अब ओवम यहाँ पर ओव्यूलेशन हुआ, यहाँ पर एम्पुलर रीजन में गया ओवम, ठीक है। यहाँ से स्पर्म आएगा और ये कहाँ पर जाएगा, ओवम की तलाश में जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, पार्चुरेशन हो गया। अब पार्चुरेशन के बाद क्या होता है कि जो ये ओवम आता है, ये सॉरी फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजन, तो यहाँ पर फर्टिलाइजन हो गया। तो फर्टिलाइजन के बाद क्या होता है, ये जो ओवम और स्पर्म दोनों मीट हुए तो यहाँ पर आएंगे यूट्रस में, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। मतलब ये कि जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये यहीं पर क्या हो जाएंगे भाई, बेबी को ग्रोथ करने लगेंगे। अब आप खुद बताओ कि यहाँ पर इसकी जगह तो ये है, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसलिए 1 महीने बाद 2 महीने बाद अपने आप क्या हो जाता है, ये जो बेबी रहता है ये ब्लड के द्वारा, वजाना के द्वारा गिर जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब एक्टोपिक का मतलब ये होता है कि रॉन्ग प्लेस पर फर्टिलाइजन कंप्लीट होके इम्प्लांटेशन हो जाना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ओके, फिर इनफर्टिलिटी, लेट डिटेक्शन में हमको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, कैंसर होने के भी ज़्यादा चांस रहते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, मेनली क्या है आपका यूटेरस कैंसर या सर्वाइकल कैंसर इसमें हो जाएगा। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, है ना, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए भाई, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल, है ना। ये सपोज दैट हम जो निडल है इंजेक्शन की, इसको शेयरिंग करते हैं, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद इन्फेक्टेड पर्सन, तो इसकी वजह से भी ये फैल सकता है ना। या ब्लड को ट्रांसफ्यूज कराते हैं तो इससे से भी हो सकता है ना। या फिर माँ से इसके बच्चों में भी ये फैल सकता है, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसको अवॉइड करना है तो हमको क्या करना चाहिए। तो अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहली बात तो है अवॉइड सेक्स विथ अननोन पर्सन, जिसको हम जानते भी नहीं, उनके साथ हमको सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आना है, क्योंकि उसको एड्स हो सकता है। या फिर मल्टीपल पार्टनर है ना, तो जो अवेयरनेस जहाँ पर नहीं रहती है, तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, मतलब मल्टीपल पार्टनर बनाते हैं, इनके साथ सेक्स करते हैं, तो इनकी वजह से भी इनको बीमारी का सामना करना होता है। फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि हमको एड्स हो गया। अरे तो भाई ये काम क्यों कर रहे हो ना, ताकि आपको एड्स जैसी गंभीर समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसको अवॉइड करना है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। दूसरा क्या, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग द क्वार्टर्स, तो हमेशा हमको क्या करना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, तो दोनों का ये जो दोनों तरह की प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है इनका यूज करना चाहिए, ताकि हम इनसे बच सके। फिर इनफर्टिलिटी, फिर क्या है आपका इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी कहे तो इसमें हम क्या रहेंगे, देखो इनफर्टिलिटी को हम एक प्रकार से बांझपन बोल सकते हैं ना, क्योंकि देखो हुआ क्या, जैसे भाई हमारे ये टिंकू साहब है ना,
और ये टिंकू जी हैं, टिंकी जी, है ना। इन दोनों ने शादी कर ली थी 2022 में, चलो 2020 में कर ले रहे हैं ना, 2020 में इन्होंने शादी की थी। अब इनको 3 वर्ष हो गए, 2023 चल रहा अभी, लेकिन इनके अभी एक भी बेबी प्रोड्यूस नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए। कोशिश तो बहुत कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ। तो ये क्या, यही तो इनफर्टिलिटी है, यही है क्या, इनफर्टिलिटी। इसी को बोलेंगे इनफर्टिलिटी, मतलब अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट अनप्रोटेक्ट सेक्सुअल कोहैबिटेशन। मतलब ये मतलब ऐसा नहीं कि ये प्रोटेक्ट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में नहीं, ये अनप्रोटेक्टेड, मतलब विदाउट कॉन्डम ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करते हैं लेकिन फिर भी इनको बच्चे नहीं हुए। तो यही क्या है आपकी इनफर्टिलिटी, इसी को हम क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी। ओके, इसके रीजन देख लो, रीजन इसके क्या क्या हो सकते हैं भाई, इनफर्टिलिटी की रीजन क्या क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो रीजन में क्या आ जाएगा आपका, फिजिकल डिसीज, psychological, congenital, immunological and infertility problem could be with either the male and female। देखो ऐसा नहीं कि मेल को ही हुआ, ये दोनों पार्टनर को हो सकता है, मेल को भी और फीमेल को, दोनों की इनफर्टिलिटी हो सकता है। फिर इन इंडिया फीमेल इज ब्लेम ऑफन द मेल फॉर द कपलिंग बीइंग चाइल्डनेस। तो देखो इंडिया में हम फीमेल को ब्लेम करते हैं कि भाई तू लड़के को जन्म नहीं दे सकती, तू लड़की को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको क्या करता हूँ, ये प्रोसेस बताता हूँ, देखो फिर आप समझ जाओगे। सपोज दैट क्या हुआ कि ये फीमेल है, ये फीमेल है और ये क्या है आपका मेल है। अब फीमेल में क्या निकलता है, इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनमें भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। तो फीमेल में क्या रहता है, जो 22 पेयर होते हैं एक्स के, 22 पेयर ये सेम रहते हैं, और एक पेयर रहता है उसका नाम क्या है, एक्स एक्स, ये 23 वाला रहता है। ऐसे अगर हम इन भाई साहब की बात करें तो इसमें भी 22 पेयर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, है ना। ये 22 पेयर रहते हैं कितने, सेम। और जो इनमें एक पेयर रहता है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, ये एक्स वाई रहता है। मतलब देखो ये इनमें मेल में है एक्स वाई, और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या है आपका एक्स एक्स है। अब हुआ क्या, अच्छा इनको ही बोलते हैं हम ऑटोसोम, इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, ऑटोसोम कहेंगे। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो ये एक्स क्रोमोसोम है, तो ये इसके साथ करेगा, क्रॉस करेगा तो एक्स एक्स बना, और ये वाला इसके साथ किया तो एक्स वाई बना, और उसके बाद फिर ये जो सेकंड एक्स क्रोमोसोम है इसके साथ आया तो क्या बना, एक्स एक्स बना, और ये इसके साथ आएगा तो क्या बनेगा आपका, एक्स वाई बना। अब आपको बताओ कि यहाँ पर एक्स और एक्स हुआ तो हम बोलेंगे गर्ल, ये गर्ल, और एक्स वाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा, वाई, और ये वाई। अब इसमें आपको कॉमन चीज पता है क्या पता चली, इसमें ये पता चला कि भाई लड़की के पास तो दोनों एक्स थे, अगर लड़के का वाई गया तो लड़का होगा, और लड़की का एक्स गया तो लड़की होगी। मतलब लड़की हमेशा लड़की को ही प्रोड्यूस कर सकती है। लड़की जैसे ये टिंकी है ना, ये टिंकी है, तो टिंकी हमेशा ही किसको बनाएगी, गर्ल को बनाएगी। इसके पास बॉय को बनाने की मेथड नहीं, क्योंकि इसके पास वाई क्रोमोसोम तो है ही नहीं। तो बॉय के रिस्पॉन्सिबल कौन है, बॉय के लिए हम लोग बॉय के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर लड़की का वाई क्रोमोसोम नहीं जाएगा तो लड़की कभी भी लड़का नहीं बना सकती, लेकिन हम लोग ब्लेम किस पर करते हैं, लड़की, अरे तूने लड़के को जन्म क्यों नहीं दिया, है ना। तो इसलिए हमको ये ब्लेम जो कर रहे हैं तो इसको बंद करो, हम जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लड़का रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम होता है, लड़की तो इसके पास तो एक्स क्रोमोसोम है ना। तो इसलिए हमको ये ब्लेम लगाना ये छोड़ देना चाहिए। अभी को लास्ट टॉपिक बचा आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, या इसी को हम बोलेंगे ART। ओके, ART, चलो ART को भी समझ लेते हैं। तो ART में हम दो इम्पोर्टेंट फिनोमेना देखेंगे, एक तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और दूसरा क्या होता है इन विवो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 10 स्टार इस पर लगाना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक है ना। तो शायद देखो इन विट्रो का मतलब क्या होता है, इन विट्रो का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये देखो ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब हमने बना ली, चलो थोड़ा सा बड़ी बन गई, है ना। इस पर हमने क्या लिया, स्पर्म को लिया, और साथ में इसमें क्या लिया, ओवम को लिया, और दोनों को मिलाया फर्टिलाइजर बना। तो ये जो बाहर प्रोसेस हो रही आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब ये हमारी बॉडी है, देखो ये हमारी बॉडी है,
तो ये बॉडी के बाहर प्रोसेस हो रही है, आउट है ना, आउटसाइड, तो आउटसाइड को ही हम बोलते हैं इन विट्रो, क्या बोलेंगे इसको, इन विट्रो। और लेकिन अब हमने क्या किया, देखो तो लिखा ना, आउटसाइड ऑफ द बॉडी स्टिमुलेटेड कंडीशन इज लेबोरेटरी, लैब में जो कंडीशन करते हैं इसको हम बोलेंगे इन विट्रो। अब हमने जो फर्टिलाइजर बनाया इसको बॉडी के अंदर डाल दिया, तो इसका नाम हो जाएगा इन विवो, क्या नाम हो जाएगा इसका, इन विवो। तो यहाँ लिखा द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, अब हमने क्या कर दिया, इसको फीमेल में डाल दिया, तो इसका नाम हो जाएगा इन विवो, समझ पा रहे ना। तो यहाँ पर लिखा कैन फीमेल प्रोड्यूस ओवा, यस, अगर हम बात करें तो भाई फीमेल ओवा प्रोड्यूस किया तभी तो यहाँ पर आया, और लेकिन इसमें क्या हुआ ना, इसमें शायद वो नहीं कर पा रही, तभी तो हमने बाहर इसमें उसको अरेंजमेंट करके, अगर ओवा नहीं है तो हमने क्या गिफ्ट किया है ना, गिफ्ट प्रोसेस अभी पढ़ेंगे, तो ये इसमें नो हो जाएगा। फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर, यस एम्ब्रियो का ट्रांसफर हम कर सकते हैं, फिर यहाँ पर इन विवो में हम एम्ब्रियो का ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम कैसे कर लेंगे, है ना, तो ये भी। फिर इसका एग्जाम्पल JIFT, IUCT, ICSI, है ना, तो इन्हीं को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक न एक आपका बनेगा, है ना, इसमें 20 स्टार भी लगाए तो भी कम है, इन दोनों से एक क्वेश्चन तो आपका बनना तय है। तो GIFT इसमें इन विवो में जाएगा, AI आर्टिफिशियल, ये IU है ना, तो ये सारे देख लेंगे। तो अपन देखने वाले हैं सबसे पहले देखेंगे अपन ICSI, देखो तो ICSI को देखेंगे, फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को देखेंगे, IUI को देखेंगे, GI गिफ्ट को देखेंगे, और फिर देखेंगे अपन ET, है ना, और ET के बाद की बात करते तो बस ये लास्ट टॉपिक हो गया। हाँ, तो ET में भी अपन देखेंगे इसको, ET में भी देखेंगे अपन किसको, JIFT को देखेंगे, और दूसरा क्या है IUT देखेंगे, इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले करते हैं अपन ICSI। अब ICSI की बात करें तो इसमें क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें अपन क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया भाई, हमने डायरेक्टली नॉर्मली साइटोप्लाज्म, हमने स्पर्म को लिया, चलो ऐसे समझते हैं इसको, देखो जैसे ये आपका सेल है, ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म है, हमने क्या किया भाई, स्पर्म को लिया, हमने क्या किया, स्पर्म को लिया और स्पर्म को इंजेक्शन में ले लिया, है ना, और इसको डायरेक्टली हमने सेल के अंदर इंजेक्ट करा दिया, तो इसी को हम बोलेंगे ICSI, लिखा ना, इंट्रा अंदर साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग, मतलब हम किसके साइटोप्लाज्म करा रहे हैं, एग की, किसमें, एग की, तो एग के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली स्पर्म को अंदर कराना, इसी को बोलते हैं ICSI, बहुत इंपॉर्टेंट। AI तो क्या है भाई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, मतलब इसमें हम सीमेन को लेंगे, है ना, सीमेन का ही तो स्पर्म है ना, इंट्रोड्यूस कराएंगे वेजाइना में या फिर यूटेरस में, तो ये लो स्पर्म काउंट एंड इनेबिलिटी ऑफ मेल इंसेमिनेट फीमेल, और तो ये आपका AI हो जाएगा, या तो हम इसको वेजाइना में कराएंगे या फिर यूटेरस में कराएंगे। फिर IUI क्या है, IUI तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, सीधी बात है, इसको हमको लेना है और यूटेरस में करा दिया, यूटेरस में करा दिया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, IUI। JIFT क्या, गिफ्ट, तो गिफ्ट में हमको दे देना ओवम, तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, तो फीमेल कैन प्रोवाइड कंडीशन फॉर फर्टिलाइजर एंड फर्दर डेवलपमेंट, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, गिफ्ट करते हैं ओवम को, तो गिफ्ट के लिए ओवा ध्यान रखना, ओवम। अब दो कंडीशन यहाँ पर आती हैं, एक को बोलते हैं हम जिफ्ट और एक को IUT बोलते हैं, ET आता है, इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर, है ना। देखो एम्ब्रियो ट्रांसफर को ऐसे समझते हैं, सपोज दैट क्या हुआ, ये टेस्ट ट्यूब था, है ना, टेस्ट ट्यूब था, तो यहाँ पर हमने क्या मिलाया, ये स्पर्म गया, और दूसरी बात यहाँ पर हमने क्या मिलाया, ओवम, ये ओवम गया, है ना, तो दोनों क्या हुए, फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या बना, सेकेंड 2n जाइगोट बना, तो जाइगोट के बाद ये क्या बना गया आपका, सेकेंड से 2 से 4 सेल बनेंगी, 4 से 8 सेल बनेंगी, और 8 से 16 सेल बनेंगी, ठीक है ना, 8 से 16 सेल बनेंगी, है ना, तो इनको हम एम्पला ब्लास्टला, सॉरी ब्लास्टला कहेंगे इसको, मोरला ब्लास्टला। अब देखो ये सेल हैं, ये सेल है, अब एक ये फीमेल बना ले रहे, है ना, टिंकी बना ले रहे अपनी, चलो ये टिंकी, देखो तो हुआ क्या कि ये फीमेल है, ये इसका यूटेरस बना लिया है ना, यूटेरस, तो देखो ये 8 to 16 सेल है, अब अगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर, इन्हीं को अपन ने ब्लास्टोमियर कहा, तो अगर अप टू 8 है, मतलब ऐसा हो सकता है भाई 8 के समथिंग है, अप टू 8, चलो अप टू 8 मान लिया अपन ने, अगर 8 सेल तक इसके फेलोपियन ट्यूब में डाला, जैसे ये क्या है, इसका फेलोपियन ट्यूब है, ये यूटेरस है, ये फेलोपियन ट्यूब है, और ये क्या है आपका यूटेरस,
तो हमने अप टू 8 सेल तक कहाँ पर डालेंगे, फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, और फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे तो इसी को बोलेंगे ZIFT। क्या बोलेंगे, ZIFT मतलब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। फिर उसके बाद अब 8 से ज़्यादा सेल हो गई भाई, 8 से ज़्यादा सेल हो गई, तो इसके बाद हम डालेंगे कहाँ पर, इसके यूट्रस में, तो इसी को बोलेंगे IUT। उसके नाम से ये देखो ZIFT मतलब इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब अप टू 8 तक डालेंगे, और 8 से ज़्यादा है तो उसको अपन कहाँ डालेंगे, यूट्रस में डालेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUT या यूट्रस, है ना। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इन्वॉल्व द टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो टेस्ट ट्यूब बेबी अपन ने देख लिया, है ना, कि मतलब हमने क्या कर, यही तो टेस्ट ट्यूब बेबी है कि हमने मेल और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम दैट इंक्लूड ऑफ टेस्ट ट्यूब, है ना, दैट इंक्लूड ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड टेक gamete from both male and female from both sperm from male partner sperm and female partner ovum and fuse inside of test tube, such is a formation of zygote, and after zygote is a dividable and 2 to 4 and 4 to 8 and 8 to 16 cell, and after 16 cell yeah up to 8 cell are insert in fallopian tube is called ZIFT, and more than 8 cell are insert of uterus is called IUT। तो इस तरीके से अपन ने सारा चैप्टर कर लिया। आई थिंक आपको समझ में आ पा रहा होगा। अगर देखो यहाँ तक आप आए हो, यहाँ तक आपने अगर आपकी मेरी वीडियो देखी है, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल राज सर PCI इसको कर देना है सब्सक्राइब, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर सके, क्योंकि मैं आपके 2024 एग्ज़ाम होने के पहले 12th क्लास की पूरे चैप्टर अपलोड कर दूंगा। ओके, तो इतना तो आप हेल्प कर सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है ताकि हमारे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर फिर 10,000 सब्सक्राइबर हो सकें। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।